हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, हमारी बुक का नाम है पृथ्वी हमारा आवाज। ठीक है, एंड इसका फर्स्ट चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। इस चैप्टर में, इस पाठ में हम सौर मंडल के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन और भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, टीचिंग एग्जाम्स में और जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स हैं उनमें, या आप बोल सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स में बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जनरल है और वो सभी को वो क्वेश्चंस आने चाहिए अटेम्प्ट करने। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। स्टार्टिंग में अर्थ से रिलेटेड है, ठीक है, हमारे सौर मंडल से रिलेटेड है। सो वेलकम टू आवर चैनल AI अरुण कुमार। ओके, सो लेट अस सी द फर्स्ट पॉइंट। इस बुक में जो सबसे पहला चैप्टर है उसमें फर्स्ट पेज पर पूर्णिमा के बारे में लिखा हुआ है। सबको पता है पूर्णिमा यानी पूर्ण चांद वाली रात। हम महीने में एक बार पूर्णिमा देखते हैं, पूर्णिमा वाला पूरा चांद देखते हैं। तो पूर्णिमा होती क्या है? पूर्णिमा के दिन चांद पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है, जिससे उस पर पूरा प्रकाश पड़ता है और यह हमें पूरा दिखाई देता है। देखिए कुछ ऐसा। इंग्लिश में पूर्णिमा को सोलर इक्लिप्स कहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे सन है, ये अर्थ है, यहाँ पर मून है। सूरज और पृथ्वी के बीच में मून आया, तो सूरज का पूरा प्रकाश जो है वो मून की एक साइड पर पड़ा, तो यहाँ पर जो है पूर्णिमा का दिन आया। ठीक है, पूरा हमें चांद दिख रहा है। नेक्स्ट इज अमावस्या। अमावस्या को न्यू मून डे भी कहते हैं। ठीक है, पूर्णिमा के 15 दिन बाद अमावस्या आता है, नए चांद की रात्रि आती है। और अमावस्या में क्या होता है? पृथ्वी जो है वो चांद और सूरज के बीच में आ जाती है, जिससे चांद पर प्रकाश नहीं पड़ता है सूर्य का और वो हमें नहीं दिखता है। हर महीने में 15-15 दिन के बाद पूर्णिमा और अमावस्या आती है। देखिए ऐसा होता है ल्यूनर एक्लिप्स। तो ये एक बेसिकली एक क्वेश्चन बन गया कि पूर्णिमा को इंग्लिश में क्या कहते हैं और अमावस्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ल्यूनर को पूर्णिमा से मैच कर देते हैं। ल्यूनर मीन्स न्यू मून। ओके, तो देखो ये सन है, ये मून है, इसके बीच में अर्थ आ गई। अब अर्थ जो है वो मून से थोड़ी बड़ी है, ये उपग्रह है यहाँ का। ठीक है, तो अब मून पर सूरज की कोई रोशनी नहीं आई है ना, तो ये अमावस्या वाला दिन है, हमें मून उस दिन नहीं दिखाई देता। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत जनरल है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम्स में जब वो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, हम दिन के समय में आसमान में चंद्रमा और बहुत सारी चमकीली वस्तुएं जो हम शाम में या रात में देख पाते हैं, वो दिन में क्यों नहीं देखते? तो रीजन यही है कि सूरज का बहुत तेज प्रकाश होता है, बहुत तेज सन होता है, बहुत तेज उसकी रोशनी होती है, जिसकी वजह से जो रात में जो हम चमकीली चीजें यानी तारे या चांद देख पाते हैं, वो सूरज की वजह से हम दिन में नहीं देख पाते, क्योंकि उनसे भी ज्यादा इफेक्टिव लाइट वाला सन होता है, दिन में दिखता है हमें। ठीक है, अब है नेक्स्ट है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या होते हैं? सूर्य, चंद्रमा, ये जो भी वस्तुएं जो हमें आसमान में चमकती हुई दिखती हैं, वो सब खगोलीय पिंड है। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, खगोलीय पिंड बहुत बड़े बड़े होते हैं आकार में और गर्म होते हैं। और ये किससे बने होते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये गैसों के बने होते हैं। तो जब आपके पास ऑप्शंस आएंगे तो खगोलीय पिंड आपको पता है क्या होते हैं। ठीक है, आसमान में चमकती हुई चीजें जो हमको दिखती हैं, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज वगैरह नहीं, या सैटेलाइट्स वगैरह नहीं, लेकिन ये जो नेचुरल है, सूर्य, चंद्रमा, ठीक है, ये सब खगोलीय पिंड है। तो खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं, वो गर्म होते हैं और गैसों के बने होते हैं। उनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिससे वह बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, अपनी ऊष्मा और प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, और इन खगोलीय पिंडों को ही क्या कहते हैं? हम तारे कहते हैं। ठीक है, और अब आपने ऊपर देखा था ना कि सूर्य जो है वो भी एक खगोलीय पिंड है, तो सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। खगोलीय पिंड या खगोलीय जो भी वस्तु है, वो ऐसी वस्तु को कहा जाता है
जो ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं, ठीक है, नेचुरल होती हैं, यानी जिसकी रचना मनुष्यों ने नहीं की है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम आते हैं सूर्य के बारे में। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, क्या सन एक स्टार है? यस, सूरज एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। रात को जितने भी हम स्टार्स देखते हैं ना, वो सूरज जैसे ही हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर है। अब आप देखेंगे कोई चीज हमसे बहुत दूर होगी ना, वो हमें छोटी दिखाई देगी, है ना। तो वो बहुत दूर हैं तो वो छोटे दिखाई देते हैं, वो सन जैसे ही इतने ही बड़े बड़े हैं, ठीक है। सन हमारे पास है तो हमें उसकी गर्मी, उसकी ऊष्मा और उसका साइज बहुत बड़ा लगता है, ठीक है। सूर्य अथवा सूरज सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है, जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौर मंडल के अन्य अवयव घूमते हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है, ठीक है, खगोलीय पिंडों में सबसे बड़ा है, ठीक है। फिर है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या होता है? रात्रि के समय आसमान में दिखने वाली जो आकृतियां होती हैं, आकृतियां यानी जो स्टार से मिलके जो शेप बन जाती है, हम देखते हैं ना रात में कि ये बादल बन रहा है, ये घोड़े जैसी शेप आ रही है, ये शेर जैसी शेप आ रही है, सब स्टार से जो बनती हैं आकृतियां, उसको क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर या बिग बियर जो है या सप्तऋषि जो है, ये नक्षत्र मंडल ही है। सप्तऋषि क्या है? अर्सा मेजर का एक भाग है, जिसमें 7 तारे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तारों का जो समूह है ये सप्तऋषि है, ठीक है। और ये जो सप्तऋषि जो है ये अर्सा मेजर का एक भाग है। अर्सा मेजर क्या है? नक्षत्र मंडल है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में आ गया अर्सा मेजर क्या है, तो आप सोचेंगे अरे अर्सा मेजर होता तो है कुछ। तो आप जब पिक्चर देख रहे हैं ना यहाँ पर, इससे आपको समझ आ रहा है कि अर्सा मेजर जो है ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है किसका? नक्षत्र मंडल का। तो अर्सा मेजर या बिग बियर जो है वो एक नक्षत्र मंडल है। और नक्षत्र मंडल क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स, डिफरेंट शेप्स ऑफ स्टार्स, की स्टार से जो एक अलग अलग शेप बन जाती हैं, उसको क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब आप एक ये पिक्चर देख रहे हैं तो ये भी हम आगे देखिए नेक्स्ट स्लाइड में है, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जो है उसको उत्तरी तारा भी कहते हैं। अब उत्तरी तारा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखता है आसमान में। पहले के टाइम में, बहुत पहले के टाइम में भी, जब हम डायरेक्शन के लिए वो हमारे पास क्लॉक नहीं होती थी, कंपास नहीं होता था, तो हम क्या करते थे, लोग क्या करते थे कि नॉर्थ डायरेक्शन में देखते थे रात को। अब रात के टाइम पे किसी को उठा के पूछ भी नहीं सकते कि कौन सी दिशा में हमको चलना है, ठीक है। तो अगर रात में हमें कहीं जाना है तो हम अंदाजे में क्या देखते थे लोग कि इधर उत्तर दिशा है और उत्तर दिशा में ये उत्तरी तारा है, ये उत्तर दिशा है, हमें इस दिशा में जाना है, या उत्तर के सामने जो दिशा है उसमें जाना है, ठीक है। तो उत्तरी तारे के हिसाब से दिशा का निर्धारण प्राचीन समय में लोग करते थे। अब हम देखेंगे सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं हम। यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो और उसको आगे की तरफ बढ़ाया जाए तो किसकी तरफ इंगित करेगा, किसकी तरफ इशारा करेगा? ध्रुव तारे की तरफ। देखो ये सप्तऋषि है, ये 7 तारे हैं, इनमें से ऐसे 2 तारों को हमने ऐसे जोड़ने की कोशिश की, ठीक है, या ऐसे जोड़ने की कोशिश की और उसको आगे तक लेकर गए। ये ऐसी कोई लाइन ऐसी बनाते नहीं, हम पेंसिल से ड्रॉ नहीं करते, ये काल्पनिक है, इमेजिनरी लाइन है कि हाँ इसके बिल्कुल सिधाई में ऐसे जो जाएगा। और बहुत तेज होता है, बहुत ब्राइट होता है, अलग ही दिख जाता है। नॉर्थ स्टार भी कहते हैं इंग्लिश में, इसे उत्तरी तारा कहते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में दिखता है और इंग्लिश में इसका नाम है पोल स्टार, ठीक है। फिर है ग्रह। अब यहाँ पर ग्रह ये वाली थी, ग्रह क्या होते हैं? खगोलीय पिंड होते हैं जिनमें अपनी लाइट और अपनी ऊष्मा नहीं होती है, ठीक है, इनमें कोई अपनी गर्मी नहीं होती है। जैसे सूरज है तो सूर्य ये क्या है? सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। और पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ये भी एक ग्रह है जो सूर्य के प्रकाश और सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करती है, ठीक है।
अब हम देखते हैं ग्रह जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इस शब्द की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। ग्रह जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये आपको पता है ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, प्लैनेट जो इंग्लिश वर्ड है, अब इंग्लिश में प्लैनेट वर्ड कहाँ से आया है, ये ग्रीक वर्ड है प्लैनेटाई। प्लैनेटाई जो वर्ड है उससे प्लैनेट मिला है, और प्लैनेटाई का मतलब होता है परिभ्रमक। प्लैनेटाई का मतलब होता है परिभ्रमक, जिसका मतलब है चारों तरफ घूमने वाला। तो सारे, अब जब हम सौर मंडल डिस्कस करेंगे ना, जब सोलर सिस्टम डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे सन बीच में सेंटर में है और कैसे सारे प्लैनेट्स उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। इसी वजह से जो प्लैनेट्स हैं उनको क्या कहते हैं हम, परिभ्रमक। ठीक है, उनका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, परिभ्रमक, जो चारों तरफ घूमते रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है चंद्रमा के बारे में। कि सब जो पॉइंट्स है ना, एक एक पॉइंट लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक से उठाए हुए हैं। तो इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमने अलग से ऐड किया है। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें एक एक लाइन एनसीईआरटी की बुक से आती है। ठीक है, तो चंद्रमा के बारे में एक दो पॉइंट्स लिखे हैं कि एक उपग्रह है। ठीक है, ये पृथ्वी का उपग्रह है, ये हमारी पृथ्वी का सहचर है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, और ये पृथ्वी के समान, हमारी पृथ्वी के समान और भी बहुत सारे ग्रह हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। और जैसे पृथ्वी के पास अपना एक चंद्रमा है, वैसे ही अलग अलग ग्रहों के पास अपने चंद्रमा हैं। किसी के पास एक है, किसी के पास दो हैं, और किसी के पास बहुत सारे हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे आगे दूसरे चैप्टर को, इसके दूसरे पार्ट को हम समझेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।